Hello students, Namaste everyone. This is Sudeep sir this side, your physics teacher. स्टूडेंट्स हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने आइसोलेटेड स्फीयर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने स्टडी किया। हमने दोनों टॉपिक्स के डेरिवेशंस किए। हालांकि वो डेरिवेशंस बहुत ही छोटे थे, जैसे कि आइसोलेटेड स्फीयर में हमने उसकी कैपेसिटेंस की जो फार्मूला थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेडियस ऑफ द आइसोलेटेड स्फीयर, उसको डिराइव किया। उसको डिराइव करने के बाद हमने अर्थ विच इज एन आइसोलेटेड स्फीयर, उसका कैपेसिटेंस फाइंड किया विच वाज 711 माइक्रोफैरड। उसका डिस्कशन हमने वहां पे किया। और फिर हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किया जो कि था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके कैपेसिटेंस की फॉर्मूला थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, where A is the area of the two plates and D is the separation between the two plates. तो स्टूडेंट्स ये डेरिवेशंस करने के बाद हम इसी सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है इस वीडियो का स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड स्फीयर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फीयर में हमारे पास एक ही स्फीयर था और यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। आप यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स देख सकते हो। यू कैन सी दैट देयर इज अ स्मॉलर स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ ए। ओके, लेट दिस बी द कॉमन सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज ए and the radius of the bigger sphere is B. Now what we have done here is that we have given some charge to the smaller sphere. हमने smaller sphere के ऊपर कुछ charge दिया. Let the charge be, और ये positive charge है जैसा कि आप देख सकते हो. Let the charge be plus Q. Okay. ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो बिगर स्फीयर है उसके इनर सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा विच विल बी द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज. सो द चार्ज एट द इनर सरफेस ऑफ द बिगर स्फीयर विल बी नेगेटिव ऑफ Q माइनस Q. और जो बिगर स्फीयर का जिस फ्री चार्जेस जो इसके है, इट गोज इनटू द अर्थ. फाइन, इट गोज इनटू द अर्थ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव Q चार्ज है इट गोज इनसाइड द अर्थ, गेट्स अर्थड. और यहाँ पे मैं कैपेसिटर की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करवाऊंगा. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम सच दैट वन ऑफ द टू प्लेट्स इज अर्थड. तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका अर्थिंग हुआ, इसलिए जो फ्री चार्जेस है दैट विल गो इनटू द अर्थ. नाउ स्टूडेंट्स, द एम इज टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर. हमको इसका कैपेसिटर इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, इसकी फॉर्मूला को डिराइव करना है. तो स्टूडेंट्स लेट अस से कि जो स्मॉलर स्फीयर है उसका पोटेंशियल जो है उसको हम VA बोलेंगे. फाइन. एंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर स्फीयर लेट इट बी VB. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, द आंसर इज गोइंग टू बी VA माइनस VB. और एक और कॉन्सेप्चुअल चीज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में. अब अगर इसके फील्ड के बारे में डिस्कस किया जाए कि भाई इसका फील्ड कैसा होगा, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इस तरह से इस डायग्राम को डेकोरेट करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, that is this field uniform or non-uniform? The answer is definitely it is non-uniform. You can see that the field is not being represented by equidistant parallel lines, number one. Number two, इसको derive करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई if we select a point somewhere here, अगर मैं यहाँ पे एक point select करता हूं, first of all this field is non-uniform as we discussed.
अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ जो कि इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का सेंटर से, दैट इज स्मॉल r. And if I ask you a question that what is going to be the electric field at this point, what is going to be the formula of electric field at this point? तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है वो इनर स्फीयर का एक्सटीरियर पॉइंट है और आउटर स्फीयर का इंटीरियर पॉइंट है. अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे. नंबर वन, अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आपको दिया जाता है और अगर वहां पे कोई एक्सटीरियर पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है तो रूल है कि स्फीयर के ऊपर का सारा चार्ज है वो आप अज्यूम कर सकते हो कि सेंटर ऑफ द स्फीयर पे कॉन्सेंट्रेटेड है. वी कैन अज्यूम दैट द एंटायर चार्ज ऑन द स्फीयर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, and then we can apply the formula for the point charge, field due to the point charge, which is kq by r square. If we talk about interior point, अगर किसी uniformly charged sphere के interior point के बारे में discussion किया जाए तो field at all the interior points of a uniformly charged conducting sphere is zero. तो इस point पे अगर हम electric field की बात करें तो यहां पे जो फील्ड होगा वो इस स्फीयर की वजह से होगा जो कि इस स्फीयर का एक्सटीरियर पॉइंट है, और जो फील्ड होगा उसकी फॉर्मूला होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर. और क्योंकि ये पॉइंट बिगर स्फीयर का इंटीरियर पॉइंट है इसलिए बिगर स्फीयर की वजह से वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी जीरो. तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन बिगर स्फीयर का इंटीरियर पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं होगा. तो कंसीडरिंग दीज कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स, लेट अस डिराइव द फॉर्मूला टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर. बाय द वे ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब ये सिलेबस में नहीं था तब भी इसका एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में था. दैट इज, वो तो ऐसा ही होता है, वो जिसको मजा आया उसको कहीं पे लगा दिया. तो they had a question in the exercise. तो what I used to do and what I used to do is that मैं तो इस टॉपिक को एज अ थ्योरी करवा देता था ताकि फिर अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आए, डेरिवेशन के फॉर्म में आए इन दी एक्सरसाइज, स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डू इट. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको करना चाहिए. तो चलिए इसकी कैपेसिटेंस की फॉर्मूला को डिराइव करते हैं. अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर. स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी स्पेस और लिबर्टी ले रहा हूँ मैं आपसे. ई डॉट डी आर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर आगे जाके वो इन टू डी आर इज, फिर मैं बोलूँगा कि थीटा इज द एंगल, ई डॉट डी आर को लिखूँगा ई डी आर कॉस थीटा, और फिर बोलूँगा थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड डी आर, एंड दैट एंगल बीइंग 0 cos 0 is 1, so डॉट प्रोडक्ट बिकम्स एक्चुअल प्रोडक्ट. तो वो सारी चीज़ें लिखने के बदले मैंने 30 सेकेंड में यहाँ पे बोल दी, तो दैट इज गोइंग टू हैपन. तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर. ओके, अब सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए वो ये कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो दोनों साइड पे मैंने उसको हाईलाइट किया है. यहाँ पे वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, एंड यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. अब जो r का डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम a टू b. ओके, मिनिमम परमिसिबल रेडियस इज a, मैक्सिमम रेडियस इज b, क्योंकि हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और उसका जो पोटेंशियल है, लेट अस से इट वेरीज फ्रॉम VA टू VB. अब लेफ्ट हैंड साइड सबको मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dV इज V. तो इंटीग्रेशन ऑफ dV को V लिख दिया, इट वेरीज फ्रॉम VA टू VB. ओके, इस स्टेज पे माइनस साइन को रखते हैं, आगे भी रखेंगे. और यहां पे E मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड डी आर हियर, एंड आर वेरीज फ्रॉम
ए टू बी। यहां पे लिमिट्स पुटअप करते हैं, वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट, बीच में माइनस साइन, वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट। तो यहां पे हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और यहां पे के क्यू का इंटीग्रेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो वो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, और यहां पे इंटीग्रेट बाद में करेंगे। अब पहले क्या करते हैं, इस माइनस साइन को इस साइड पे लेके आते हैं पर्सनल रीजंस की वजह से, तो वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वी ए माइनस वी बी। अब स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट को याद करिए, एक करते हैं फिर बाद में, यहां पे एक कॉन्सेप्ट को यहां पे याद कीजिए। मेरे एक वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, डिराइव किया था कि जब भी आपको दो स्फीयर्स दिए जाते हैं और दोनों को कुछ चार्ज दिया जाता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द चार्ज गिवन टू बोथ द स्फीयर्स, जो इनर स्फीयर होगा उसका पोटेंशियल हमेशा आउटर स्फीयर की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो यहां पे भी इनर स्फीयर आपका जो है उसका पोटेंशियल है वी ए, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल है वी बी। और जैसा कि मैंने बोला आपको कि इनर स्फीयर का पोटेंशियल आउटर स्फीयर से हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इसके बदले अगर शब्दों में मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो इट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। It is going to be the potential difference between two spheres. अब चलिए स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड थोड़ा वर्क करते हैं। इस माइनस साइन को यहाँ पे लेके आए, इसलिए यहाँ पे वी ए माइनस वी बी बन गया। के क्यू आपका इंटीग्रेशन से बाहर है, और यहाँ पे हो जाएगा आर रेज टू माइनस टू इंटू डी आर, आर वेरीज फ्रॉम ए टू बी। अब इसका इंटीग्रेशन होगा आर रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो चलिए वो दूसरी स्लाइड में करते हैं। तो लेफ्ट में आपका हो गया वी ए माइनस वी बी, के क्यू आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया आर रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, जिसको माइनस वन बाय आर लिख सकते हैं। और यहां पे अभी लिमिट्स पुटअप करने की अभी हम लिमिट्स पुटअप करेंगे। तो लेफ्ट में कुछ नहीं करना है। अब इसको सिंस इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एज वी इसको यहां पे लिख रहा हूं। इस माइनस को टेम्पररीली यहां से बाहर लेके आते हैं, फाइन, वो फिर अंदर चला जाएगा जब भी हमको यूज होगा तब। यहां पे हो गया विथ अ माइनस साइन। अब के के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने का टाइम आ गया है। रिमेंबर Q इज द चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स। इफ यू रिकॉल, तो Q इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद द इनर स्फीयर एंड इट इज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विद द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। तो उसको यहां पे लिख दिया, और डू नॉट फॉरगेट दिस माइनस साइन। अब अगर यहां पे लिमिट्स पुटअप करेंगे तो वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट, बीच में माइनस साइन, और वेरिएबल की जगह पे लोअर लिमिट। इस माइनस साइन को अब अंदर जाने देते हैं, तो यहां पे हो गया v, ये आपकी पहली टर्म हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपनी जगह पे है, और यहां पे आपका हो गया 1/a माइनस 1/b। स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस ब्रैकेट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा b माइनस ए अपॉन ए बी, b माइनस ए अपॉन ए बी। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कि कैपेसिटेंस के पोर्शन में हमारा एम हमेशा से रहेगा Q और V को दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन पे लाने का। दैट इज गोइंग टू बी अवर एम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने Q और V को ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वेशन में हम ला के आए हैं। इस इक्वेशन को मैं अब रीअरेंज करूंगा
और Q के सिवाय बाकी सारी चीज़ों को मैं V की तरफ जाने दे रहा हूं, इसलिए मेरी इक्वेशन हो जाएगी Q इज इक्वल्स टू, यहां पे ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A इंटू V। अगर स्टूडेंट्स Q इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू V है तो आप याद करिए, मैंने आपको बोला था कि कैपेसिटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप कभी नहीं भूल सकते कि इफ Q इज इक्वल्स टू समथिंग इंटू V तो वो समथिंग आपका C हो जाएगा। तो यहां पे हमको हमारी जो फाइनल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस की वो मिलती है। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। स्टूडेंट्स, ये हमने हमारा फाइनल फॉर्म डिराइव किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे, फाइन, लेकिन इस स्टेज पे इस फॉर्मूला को हाईलाइट कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि जो फाइनल फॉर्म हमारा है वो किस तरह का दिखता है। रिमेंबर द फॉर्मूला C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। अगर आप न्यूमरेटर देखते हो तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेडाई, A और B दोनों स्फीयर्स के रेडियस है। तो न्यूमरेटर में दोनों स्फीयर्स के रेडियस को हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, हमने नहीं किया, वो डिराइव हुआ है। और जो डिनोमिनेटर है आपका वो दोनों स्फीयर्स के रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है वो है। तो अगर मैं आपको एक टास्क देता हूं कि भाई मुझे एक स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस बहुत ही बड़ा होना चाहिए, इट शुड हैव अ वेरी लार्ज वैल्यू, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए कि आपको दो स्फीयर्स ऐसे लेने चाहिए कि दोनों का रेडियस बहुत ही बड़ा हो और रेडियस के बीच का जो डिफरेंस हो वो बहुत ही कम हो। बड़े रेडियस होने की वजह से आपका प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा और रेडियस के बीच में डिफरेंस कम होने की वजह से आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो जाएगा, आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की फॉर्मूला हमने डिराइव की। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज हुए, जैसे कि पहला जो टास्क था वो था दोनों स्फीयर्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल थे। और एक और चीज़ जो यहाँ पे हमने अप्लाई की वो ये कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के ऊपर कोई भी चार्ज दिया जाए, इनर स्फीयर का पोटेंशियल ऑलवेज आउटर स्फीयर से ज़्यादा रहेगा, इसलिए हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो VA माइनस VB होना चाहिए, ना कि VB माइनस VA। तो जब हम इस स्टेज पे थे जहाँ पे ओरिजिनली हमको VB माइनस VA मिला था, तब हमने इस माइनस को हम यहाँ लेके आए थे और उसको VA माइनस VB कर दिया था। लास्ट थिंग, अगर स्टूडेंट्स आप इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को आइसोलेटेड स्फीयर के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हो, आप कोई भी एक आइसोलेटेड स्फीयर ले लीजिए, ओके, और उस स्फीयर का रेडियस है A, तो वहां पे उसका कैपेसिटेंस जो आपको मिलेगा, अगर आपके पास एक सिंगल स्फीयर है जिसका रेडियस है A, तो उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो ये होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को यूज करते हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A वाली टर्म तो है, वो टर्म तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो टर्म है वो 1 से ग्रेटर है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A के सिवाय जो टर्म आपको दिख रही है B अपॉन B माइनस A, वो टर्म 1 से ग्रेटर होने की वजह से स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है उससे वो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ हाउ इट गो स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया गया है, यहाँ पे अच्छे से समझिए इसको
और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनिए। थैंक यू फॉर लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम मी एट edge.in। थैंक यू वेरी मच।